भारत एक ऐसा अपाहिज देश बना दिया है मोदी ने कि भारत के अपने पर उन्होंने काट दिए, भारत के सारे दोस्त नष्ट कर दिए और नए दोस्त बना नहीं सके। मोदी खुद तय करते हैं कि विदेश नीति क्या है और वो नहीं तय कर पाए रहे कि उनको विदेश नीति क्या तय करनी है, लेकिन उनको ये आग्रह रहता है कि वो खुद तय करें। तो ऐसे एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड ग्रस्त व्यक्ति से आप जो अपेक्षा कर सकते हो वो विदेश नीति का हुआ है। इजराइल हमारा दोस्त है भारत का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेतन्याहू भारत का दोस्त नहीं है। नेतन्याहू मोदी का दोस्त है और मोदी, अडानी, नेतन्याहू और मोसाद, इनकी छत्र छाया में आज का भारत जी रहा है। तो नेतन्याहू ने जहाँ तक अपने देश की बर्बादी तो कर ही दी, हमारी तो हो ही गई है। गाज़ा को उसने तबाह कर दिया, यहाँ तक कि वो आखिरी अमेरिकन जब तक अस्तित्व में है तब तक अमेरिका की भी तबाही कर सकता है। ऐसे एक वॉर क्रिमिनल जो घोषित वॉर क्रिमिनल है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसके अनगिनत है, ऐसे नेतन्याहू के नेतृत्व में भारत गुलाम हो चुका है। अनिल अंबानी और अडानी के सामने भारत की विदेश नीति कुछ नहीं है मोदी के लिए। मोदी को अपनी सत्ता और ये दो तीन दोस्त, बस इसके आगे भारत की विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है। कोई स्टेटस नहीं, कोई डिग्निटी नहीं, कोई नेक इरादे नहीं। हम पूरी तरह से भारत की विदेश नीति लहूलुहान होके तड़प रही है और मोदी के इंटरेस्ट सिर्फ अडानी और अंबानी में है। मुझे कई बार मोदी जी की हंसी को देखकर ये बुरा लगता है कि इस व्यक्ति को देखकर विदेश में मेरा, आपका और हमारा आकलन करते हैं लोग कि ये हिंदुस्तानी मतलब ऐसे। आरएसएस हिटलर की तारीफ करता है क्योंकि वो बलवान लगा, इजराइल की तारीफ करने लगा क्योंकि वो बलवान लगा। वो दुर्बल को दबाना और जो बलवान है उसके सामने लेट जाना, यही आरएसएस की परम फिलॉसफी है। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, अगर आप देखें पिछले 1-2 हफ्तों से तो दुनिया भर में जिस तरह से माहौल चेंज हुआ है, चाहे वो इजराइल ईरान को लेकर हो, इजराइल पैलेस्टीन को लेकर हो, इसी को लेकर दुनिया भर में लगातार चर्चा चल रही है। और इस सब के बीच में एक सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच में भारत की विदेश नीति कहाँ पर है। एक ऐसे समय में जब पहले हम 1947 में आज़ाद होने के बाद यूनाइटेड नेशंस में जिस भारत ने पैलेस्टीन के बंटवारे का विरोध किया था, 1988 में सबसे पहले पैलेस्टीन को एक राज्य जिस भारत ने माना था, अब वो भारत जब यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव आता है कि गाज़ा में जिस तरह से लगातार बमबारी हो रही है उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए, उससे हम अपने आप को एब्सटेन करते हैं। आखिर नेहरू के भारत से मोदी के भारत आते आते हमारे विदेश नीति इतने क्या बदल गए कि अब पहले जहां हमारी तुलना चीन से होती थी, अब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के सीज फायर का ऐलान किया जाता है तो अब हमारी तुलना पाकिस्तान से होने लगी है। भारत की जो विदेश नीति बदली है उससे हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या किसी एक दोस्त और एक शख्स के लिए हम हमारे सभी दोस्त, हमारे आसपास के जितने देश हैं उनसे दुश्मनी हमारी बढ़ते जा रही है। आज चर्चा इन तमाम मुद्दों पर करने वाले हैं। राजू परुलेकर सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, शुरुआत में मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि कैसे भारत ने एब्सटेन किया था जब यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव लाया गया था कि सीज फायर होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। यहाँ तक कि यूके, फ्रांस और जर्मनी जो इजराइल से अच्छे संबंध रखते हैं उन्होंने भी कहा था कि सीज फायर होना चाहिए। इंडिया की क्या ऐसी मजबूरी आ गई हमारे सबकी कि हमारे नेता और हमारे अधिकारी ऐसे जगहों से भी एब्सटेन करते हैं। हम गांधी के देश हैं, हमने दुनिया को पीस सिखाया, हम कहते हैं हम गांधी और बुद्ध के देश हैं, और किसी देश में जो बमबारी हो रही है, लगभग 60,000 लोग मरे हैं, वहाँ पर सीज फायर होने की बात से हम अपने आप को अलग क्यों करते हैं? देखिए, गांधी के हम देश है, हमारा इतिहास क्या रहा है
इससे हम कट चुके हैं 2016, 2015, 2016 के बाद। मोदी खुद तय करते हैं कि विदेश नीति क्या है, और वो नहीं है तय कर पाए रहे कि उनको विदेश नीति क्या तय करनी है, लेकिन उनको ये आग्रह रहता है कि वो खुद तय करें। तो ऐसे एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड ग्रस्त व्यक्ति से आप जो अपेक्षा कर सकते हो वो विदेश नीति का हुआ है। अब जिस बात में आप कह रहे हैं कि हम तटस्थ रहे, एब्सटेन हुए, गाज़ा पे बमबारी बंद हो, सीज़ फायर हो जाए, तो इज़राइल के सामने तो अपने पैदा होने के बाद हमेशा हिटलर को देखकर पैदा हुआ आरएसएस, पैराडॉक्स देखिए, और इज़राइल के सामने लेट गया। तो इज़राइल हमारा दोस्त है भारत का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेतन्याहू भारत का दोस्त नहीं है। नेतन्याहू मोदी का दोस्त है, और मोदी, अडानी, नेतन्याहू और मोसाद, इनकी छत्र छाया में आज का भारत जी रहा है। तो हमारे देश की नीतियों को आज के तारीख में नेतन्याहू और मोसाद तय करते हैं। हाइफा पोर्ट जो आपको याद होगा अडानी को दिया गया था, वो उस वक्त दिया गया था जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तो नेतन्याहू ने जहाँ तक अपने देश की बर्बादी तो कर ही दी, हमारी तो हो ही गई है। गाज़ा को उसने तबाह कर दिया, यहाँ तक कि वो आखिरी अमेरिकन जब तक अस्तित्व में है तब तक अमेरिका की भी तबाही कर सकता है। ऐसे एक वॉर क्रिमिनल जो घोषित वॉर क्रिमिनल है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसके अनगिनत है, ऐसे नेतन्याहू के नेतृत्व में भारत गुलाम हो चुका है। तो हमारी सारी विदेश नीति मोदी तय करते हैं, वो इज़राइल की तरफ देख के करते हैं। और अडानी, यानी ये मोडानी मॉडल है, अडानी और मोदी, ये इज़राइल को पूछ के, इज़राइल को सुन के, इज़राइल के अनुसार, इज़राइल को सुविधाजनक। आप देखिए कि ऐसी भी खबर आई थी, मैं पुष्टि नहीं करता, मुझे मालूम नहीं है पक्का क्योंकि मैंने देखा नहीं है, कि कई स्पाइस पकड़े गए ईरान में। ईरान हमारा सदियों से दोस्त रहा है, और ईरान ने बहुत ही नाजुक अवस्था में भारत जब यूनाइटेड नेशंस में रहा तो ईरान ने साथ दिया कश्मीर मामले पर, कई मामलों पर। और हालांकि हमने जो भी कदम उठाए सही गलत, ईरान ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और ऐसा नहीं कि आप लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, वो प्रोएक्टिवली सपोर्ट किया। ईरान हमें उधार में तेल देता है, ईरान हमें रुपीज़ में तेल देता है, ईरान हमें बहुत ज़्यादा तेल देता है, और किसी भी परिस्थिति में ईरान हमारा साथ नहीं छोड़ता, ऐसा दोस्त। फिर भी हम उनके लिए हमारे स्पाइस जो हैं, उनके स्पाइस जो मोसाद के स्पाई मिले वहाँ पर, और कतार में भी, तो वो सारे आरएसएस इन्फिल्ट्रेटेड मोसाद के लोग थे। कुछ लोग 73। अब ये मैं पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये बात आई है, लेकिन इसकी पुष्टि हो जाएगी। और दूसरी बात, चब्बर पोर्ट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए, लेकिन अब वहाँ भी आपको मालूम नहीं होगा, आज ही जब आप शूट कर रहे हैं तो चीन ने वहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल खड़े कर दिए हैं। तो चब्बर पोर्ट भारत को मिला था। अब अपनी कर्मों से हम अलग पढ़ना चाहते हैं, अकेले बनना चाहते हैं, हमारे दोस्त जो पुराने दोस्त हैं उनको दोस्त नहीं रखना चाहते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि जब शेल्टर की बात आई इज़राइल में, या इज़राइली लोगों के साथ भारत ने, हम हिंदुस्तानी आपके साथ है कहने के लिए खुद ही गए भक्त लोग आरएसएस के, तो उनको लाते वाते मारी गई, शेल्टर से बाहर के अंदर नहीं लिया गया। क्योंकि वो देखिए, बात यह है कि आप गुलामी का एक नया मॉडल अगर खड़ा करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी में करो, आरएसएस में करो, भारत में क्यों कर रहे हैं? तो भारत की विदेश नीति जो है वो अडानी सेंट्रिक है और अनिल अंबानी सेंट्रिक, जो मोदी कर रहे हैं। और मोदी, अडानी, अंबानी, ये जो लव ट्रायंगल है गुज्जू कार्टेल का, उसके चलते भारत की विदेश नीति का भद्द पिट गई है। अब हमारा कोई दोस्त नहीं,
जबकि मोदी यशवंत सिन्हा साहब के शब्दों में कहें तो टिम्बकतू छोड़ के सब दुनिया में देशों में जा चुके हैं 3-3 बार, और ऐसा कि उनको गले लगा कर भी 3-3 अध्यक्षों को आए हैं। यानी मोदी की कार्यकाल में एक देश के 3-3 अध्यक्ष हो चुके हैं, ऑलरेडी प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उनको इतना गले लगाया उन्होंने। जब पाकिस्तान के साथ हमारा जंग छिड़ी तो एक देश भी हमारे साथ नहीं था, एक देश। इजराइल ने हाँ कहा, लेकिन इजराइल क्या करने वाला था? इजराइल की और हमारे देश की स्थिति इतनी बुरी है, दुनिया में किसी भी देश में कोई भी उद्योगपति ये नहीं कहता कि इस युद्ध में, इस जंग में मेरे बनाए हुए शस्त्र काम आए। ये खुलेआम अडानी कहता है ऑपरेशन सिंदूर में हमारे शस्त्र काम है, हालांकि वो उसके शस्त्र नहीं हैं, उसने इजराइल से खरीद के असेंबल करके दे दिए। और यहाँ तक कि ईरान के खिलाफ जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए उसमें भी अडानी का हाथ है। वो आगे आएगा जैसे वैसे ईरान उसका जवाब दे देगा। जैसे मैंने ये लेवल पे भारत की विदेश नीति आ चुकी है। विदेश नीति एक बहुत ही हाई लेवल बात होती थी, प्रधानमंत्री, उनकी किचन कैबिनेट जो होती है वो, और उनकी विदेश सचिव, फिर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये मिलकर सब तय करते थे। आज अडानी का CFO ऑस्ट्रेलिया से पीछे तिरंगा लगा के हमारी विदेश नीति तय करता है। भारत एक ऐसा अपाहिज देश बना दिया है मोदी ने कि भारत के अपने पर उन्होंने काट दिए, भारत के सारे दोस्त नष्ट कर दिए और नए दोस्त बना नहीं सके। जैसा मैंने सर शुरुआत में पैलेस्टीन का जिक्र किया और इंडिया के अब्सटेन होने की बात की। पैलेस्टीन की बात अगर आप कहें तो भारत वो देश है जिसने पैलेस्टीन को पहले मान्यता दी थी, सबसे पहले। और इजराइल वो देश है जिसके बनने के लिए खुद महात्मा गांधी ने विरोध किया था 1938 में, वो भी तो जैसे पैलेस्टीन के लिए हम अब्सटेन हुए यूनाइटेड नेशंस में, ऐसे ही जब ईरान इजराइल वॉर चल रहा था तब भी भारत की ओर से जब बयान आया तब उन्होंने ये नहीं कहा कि इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था। इन्होंने कहा ये दोनों हमारे दोस्त हैं और हम मध्यस्थी करेंगे। और ऐसी एक शंघाई कोऑपरेशन SCO जिसका भारत भी हिस्सा है, जब उनकी ओर से कहा गया कि इजराइल को ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था, तब भी हमने अपने आप को उससे अलग कर लिया। तो इतनी क्या मजबूरी आ गई है, या 10 साल में ऐसा क्या हो गया है कि नेतन्याहू से इतनी दोस्ती हो गई है कि हम ईरान से हमारे पुराने रिश्ते भूल रहे हैं? नेहरू के जो स्टैंड थे पैलेस्टीन को लेकर, इंदिरा गांधी के जो स्टैंड थे पैलेस्टीन को लेकर, वो तमाम चीज़ों को हम भूल कर अभी हम किस तरह से नेतन्याहू के दोस्त बन चुके हैं, वही उसके आगे हम देखने को तैयार नहीं है। देखिए, ये विदेश नीति नहीं है। मोदी अपनी सत्ता को बचाने के लिए और अडानी को बचाने के लिए जो भी कर रहे हैं उसको आप विदेश नीति नहीं कह सकते। वो विदेश नीति बन गई है मजबूरन। पेगासस से लेके हर चीज़ उनके बल पे ली है। इलेक्शन की रिगिंग जो हुई है उससे लेकर पेगासस दूसरों के फ़ोन सुनना, विपक्ष के फ़ोन सुनना, फिर हिंडनबर्ग के मामले में नेता विपक्ष को रडार पे रखना, ये सारे जो काम है, गंदे काम, वो इजराइल की मदद से आपने किए। तो आपका पार्टनर इन क्राइम नेतन्याहू हैं। तो पार्टनर इन क्राइम इज आपका सबसे ज़बरदस्त दोस्त होता है मजबूरन। आप उससे मुकर नहीं सकते। देखिए, ईरान की भारत में एम्बेसी है, ईरान देश है, वो बार बार ये कहते थे कि इस बात का निषेध करिए। हिंदुस्तान दोस्त है ना, इसलिए मांग सकते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और ये एक संप्रभुता वाले राष्ट्र का अपमान है और उसके खिलाफ कार्रवाई है, तो आप उसका निषेध कीजिए। लेकिन भारत ने, जबकि कश्मीर मामले पर हमेशा ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में हमारे पक्ष में आवाज़ उठाई है, लेकिन भारत ने, मोदी ने उफ तक नहीं किया। ऐसे कल वो ट्वीट आया था मोदी जी का कि उनके प्रधानमंत्री, अब क्या फ़ायदा, अब तो ईरान जीत चुका है। यानी उन्होंने अपना लेसन दे दिया है और इजराइल को अपना जहर, अपना जो भी दवा चाहिए थी वो पिला दी है। तो अब तो कोई मतलब नहीं। जब ज़रूरत थी तब मोदी जी ने एक स्टेटमेंट निकालना, या भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट निकालना कि अमित मालवीय की तरफ से नहीं, भारत सरकार की तरफ से, कि
हम ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है इजराइल का, उसका निषेध करते हैं और हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो। ये भी नहीं कर सके मोदी, और हिंदी में भी नहीं कर सके, यानी बाकी किसी भाषा के दूर बाद। तो मुझे लगता है कि भारत अकेला थकेला हो गया है। चीन एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई है, रूस तो अपनी में एक शक्ति है, अमेरिका अपनी शक्ति है, और अब ईरान एक महान शक्ति बन गई है मध्य पूर्व में। लेकिन भारत का अब कोई इंसिग्निफिकेंस ही नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा कि चीन के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़े थे, उनकी दोस्ती हो गई। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंदिरा जी ने अलग किया था, उनको चीन ने एक साथ लाया है। और चीन और पाकिस्तान सामरिक पार्टनर है, ये तो आपने वो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। नाम भी क्या है ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा कोई नाम रखता है क्या? तो वो सब देख लिया। ये सब अलका कुबलिश है इनका बिहेवियर, बीजेपी का। मराठी में अगर कहे तो महरची साड़ी में जो अलका कुबल की जो रोल है, लोग नहीं समझेंगे हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के समझेंगे। वो टाइप के नाम देते हैं मोदी जी। सर, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जैसे ईरान का मामला हुआ, आपने छाबार पोर्ट का जिक्र किया, मैंने हाल ही में एक वीडियो भी किया था, अगर दर्शकों ने नहीं देखा है तो उसे देख लें। उसमें भी हमने बताया कि छाबार पोर्ट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक तो हम पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल ट्रेड के लिए करते नहीं हैं, आपको अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट या फिर सेंट्रल एशिया तक भी पहुँचना हो तो ये छाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके थ्रू आप अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान होते हुए आप और भी जगहों पर यूरोप तक भी कैसे जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए ये पोर्ट इंपॉर्टेंट था। $550 मिलियन हमने लगाए थे और 10 साल के लिए पोर्ट हमें मिला है। लेकिन अब क्योंकि ईरान भी तो ये चीज़ को देख रहा है कि जब उनके ऊपर हमला हुआ, कौन उनके साथ खड़ा था, कौन उनके खिलाफ खड़ा था, कौन इनडायरेक्टली नेतन्याहू के साथ खड़ा था, तो भविष्य में इसका असर भारत, ईरान पर, हमारे इकोनॉमी पर इसका असर आप देखेंगे? नहीं होगा, क्योंकि देखिए ईरान ने जब पूरे अपने आसमान में आवाजाही के लिए बंदी की थी, तो सिर्फ कार्गो प्लेन्स चाइना की जा रही थी। आपने देखा होगा चाइना ने उनका मदद की, चाइना ने खुलेआम स्टेटमेंट निकाला। दूसरा, और आज छबर पोर्ट पे चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल्स खड़ी है आज की तारीख में। आज 25 जून 2025 को चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल सारी छब्बर पोर्ट में है। हमारा रहा क्या फिर? एक ज़माना था जब इंदिरा, राजीव जी या अटल जी भी थे हमारे प्रधानमंत्री, तब हमारे साथ सारी दुनिया खड़ी रहती थी। यानी मालदीव में कुछ हुआ तो हमारी सेना राजीव जी ने भेजी थी, श्रीलंका में भेजी थी। इंदिरा जी ने हमेशा पूरे विश्व की अलग अलग देशों के गुट का नेतृत्व किया था, क्यूबा से लेके, यानी आप सोचिए साउथ अमेरिका से लेके। और यहाँ ये हैं जो बाइडेन साहब के वाइफ, प्रथम लेडी को, यानी फर्स्ट लेडी को जब बाइडेन साहब अध्यक्ष थे तो ये हीरा लेकर गए थे। तो बस इनके लिए तो हीरा है सदा के लिए। और हीरा कौन है? अडानी है और अनिल अंबानी है। अब अनिल अंबानी और अडानी के सामने भारत की विदेश नीति कुछ नहीं है मोदी के लिए। मोदी को अपनी सत्ता और ये दो तीन दोस्त, बस इसके आगे भारत की विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं सच ना कह रहा हूँ तो आप पूरा 11 साल का इनका इतिहास निकाल के देखिए, आपको दिखेगा ये भारत के हित में, ये अडानी के हित में। मोदी ने अडानी के हित में किया, ये भारत के हित। अब देखिए आप, फाल्कन 2000 बनाना है अगर हिंदुस्तान के आर्मी या किसी के आर्मी के लिए, तो अनुभव क्या है अनिल अंबानी का? नागपुर में बना रहा है वो। अनिल अंबानी के 49,000 करोड़ रुपए का लोन था, वो राइट ऑफ कर दिया। और फाल्कन 2000 का दासों, यानी जो हमारे जो फाइटर प्लेन जिनसे हमने लाए थे, जो अभी गिर गए या नहीं गिर गए, इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ पाकिस्तान में, तो वो दासा के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अनिल अंबानी का क्या रिलेशन? अनिल अंबानी का अगर दासा से फाल्कन 2000 के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। मुझे भी कोई अनुभव नहीं है फाल्कन 2000 का, किसी का भी हो सकता है। क्यों नहीं होता है? मोदी जी चाहते हैं कि ये दो लोग आगे बढ़े, देश को कुछ भी हो जाए। तो ऐसे हथियार बनाने वाले होंगे, तो हथियार कैसे होंगे?
देश की रक्षा कौन करेगा? हमें दोस्त नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारी सेना में भर्ती नहीं हो रही है, हमारी सेना की जगह अग्निवीर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल और पैसे खाए गए हैं। पीएम केयर के पैसे कहाँ गए आप पूछ नहीं सकते। मोदी जी की डिग्री का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप विश्व में आपका दोस्त कौन है बोल सकते हैं? आपके और पाकिस्तान के जो इंटरनल डिफरेंसेस है उससे वॉर होती है, सो कॉल्ड वॉर होती है, यानी मोदी जी जो वॉर करते हैं वो वॉर क्या होती है ये नहीं मुझे पता, लेकिन 3 दिन में वो ख़त्म होती है, और वो भी एक तीसरे देश के राष्ट्रपति द्वारा एक पोस्ट डालने से सोशल मीडिया पे। ऐसा कभी इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने भारत का होने दिया आज़ादी के बाद? नहीं। तो ये स्थिति है भारत की दुनिया में। आज बांग्लादेश हमारे साथ में नहीं है, श्रीलंका हमारे साथ में नहीं, चीन होने का सवाल ही नहीं उठता। चीन ने पाकिस्तान को जो मदद की उसके बलबूते पर उन्होंने भारत के साथ जो भी ऑपरेशन जो करने गया था भारत, वो बंद करने से पहले कोई बड़ी चीज़ हाथ में नहीं लगी हमारे। जीते हारे उसके ऊपर तो बात करना गलत है, क्योंकि हमें मालूम है हम जीते या हारे। तो पाकिस्तान ने अपने जीवन में पहली बार एक ग्लोरी के कुछ दिन अनुभव किए उस वक्त। तो मुझे लगता है कि और मोदी जी जा रहे हैं जहाँ पर G7 में बुलाया नहीं है, कोई इनविटेशन का आरटीआई पूछा तो आरटीआई बोलता है, आरटीआई का जवाब क्या है मालूम है कि मोदी जी का इनविटेशन देने से दूसरों देशों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल मामला है। इसका मतलब कोई इनविटेशन नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि वहाँ जाकर वो मैक्रॉन साहब से मिले, हंसे, तो दूसरे दिन आता है कि दासों का वो फ्रेंच वो कंपनी का काम अनिल अंबानी के साथ फाल्कन 2000 शुरू हो रहा है। तो आप समझिए इधर आग में झुलस रहा है मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया। प्रधानमंत्री भारत का हिंदुस्तान में बैठ के उसकी पूरी शतरंज के पट पर खेलना चाहिए। हमारे क्रोएशिया और जो अंदर जो देश है, यशवंत सिन्हा सही कहते, तिम्बकतू छोड़कर सब जगह घूम रहे थे और अंबानी और अडानी के कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहे थे, बस खत्म। तो आगे जाके जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इसका इम्पैक्ट अपने देश पर कितना पड़ता हुआ आप देख रहे हैं कि हम कुछ लोगों के लिए पूरे देश, उसके इतिहास, उसके रिलेशंस को दाव पर लगा रहे हैं। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप ही ने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने, देश नहीं करता ऐसा कोई देश नहीं करता। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जब जो बाइडेन थे, सबसे महंगा हीरा और कई करोड़ रुपयों का हीरा जो है वहाँ पर दिया था, उसका फ़ायदा क्या हुआ? हमारे लोगों को बाद में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए इन्होंने अहमदाबाद में इतना बड़ा स्टेडियम खचाखच भर दिया था, उन्होंने भारतीयों को हाथ पैर में हथकड़ी बांध कर भेजा, उन्होंने भारत पर 27% टैरिफ लगाया, उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। 17 बार कहा अब तक सीज फायर, और मोदी ने बीच में इनकी विदेश नीति की किसी धज्जियाँ उड़ी दिखी है। वो कौन, मिश्री जी, हाँ। जो विदेश सचिव है, उन्होंने बड़ी बड़ी आवाज़ में कहा, बेचारे उनको जो कहा गया वो कहेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि 35 मिनट बात हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्ष ट्रम्प से, और उसमें बोला कि हमने सीज फायर वगैरह आपके कहने से नहीं की है, वो सब बातें की। 15 मिनट नहीं गए तो ट्रम्प साहब ने बोला कि मैंने ही सीज फायर करवाया। और उसके पहले ट्रम्प साहब ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सेनापति आसिफ मुनीर के साथ लंच किया था। और कनाडा से आते हुए वहाँ पर हिंदी में भाषण करते हुए मोदी जी ने कहा कि ट्रम्प समय उड़ीसा में मैं खास इनकी भगवान की धरती पे आया हूँ, मुझे ट्रम्प ने खाने पे बुलाया था, मैंने बोला माफ़ कीजिए मुझे, मैं नहीं आ सकता, मुझे प्रभु की धरती पे जाना। अरे कुछ नहीं यार, वो खाने पे जाते तो मुनीर साहब के साथ खिलाते उनको। तो बात समझिए, वो प्रधानमंत्री भी नहीं है पाकिस्तान के। तो मैं पूछूं कि भारत का जनरल कौन है, तो आप बात करने से पहले 2 मिनट सोचेंगे। तो वो लेवल के आदमी के साथ तो बात समझिए कि कोई स्टेटस नहीं, कोई डिग्निटी नहीं, कोई नेक इरादे नहीं। हम पूरी तरह से भारत की विदेश नीति लहूलुहान होके तड़प रही है, और मोदी के इंटरेस्ट सिर्फ अडानी और अंबानी में है। तो इनके प्रधानमंत्री पद जाने से
प्रधानमंत्री पद से हटने के सिवाय भारत के उत्थान का कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। जब तक मोदी प्रधानमंत्री है, भारत का भविष्य अंधेरे गर्त में चला जाएगा। और इसका सर 2 एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं जो हुआ इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत के विदेश नीति की बात कर रहे हैं। 2 जगहों पर जंग हुए 2 देशों में। एक इंडिया पाकिस्तान में हुआ जो 3 दिन के अंदर ख़त्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, सीज़ फायर हुआ। दूसरा इजराइल जो लगातार पैलेस्टाइन पर बमबारी कर रहा है, उन्होंने इस बार इजराइल के साथ बीच में नहीं तो रहेगा, नहीं उन्होंने इस बार ईरान के साथ में जिस तरह से बातचीत की या ईरान के साथ में जिस तरह से उनके हमलेबाजी हो रहे थे, ये देखा गया कि तब भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सीज़ फायर का ऐलान करने की बात की गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोनों देश सीज़ फायर करें, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा और ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका के कहने पर, और ये ऑन रिकॉर्ड उनके नेताओं ने, उनके सुप्रीम लीडर ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि अमेरिका के कहने पर हम सीज़ फायर नहीं कहते। इनफैक्ट अमेरिका के जो कुछ बेस थे वहाँ पर भी उनकी ओर से हमला किया गया। तो एक ऐसे समय में जब ईरान इजराइल को चैलेंज कर पा रहा है, भारत जो हमेशा से पाकिस्तान पर हावी रहा था, एक तीसरे देश के बोलने पर चुप बैठ जा रहा है। इसे कैसे देखें? सारी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और ट्रोल की हंसी हो गई। सारी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि इजराइल के बारे में, इजराइल के पक्ष में जो भी लिखा जा रहा है, इजराइल का झंडा लगाकर, वो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात से लोग लिख रहे हैं। और जैसे जैसे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाना शुरू कर दिया इजराइल में, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल ने तबाही मचाना शुरू कर दिया, वैसे वैसे ये ट्रोल्स और लिखते गए। और जो गए, मुझे लगता है 5-6 पीढ़ियों से संघ के लोगों ने, नाना पालकर थे महाराष्ट्र में, इजराइल छड़ा कडून बड़ा कड़े नाम की किताब भी उन्होंने लिखी थी। वो सब पढ़ के जिन्होंने इजराइल के बारे में गलत फहमी में रहे थे कि इजराइल अकाट्य है, वो इजराइल इनविंसिबल है, तो 8 दिन में धुआं कर दिया ईरान ने इजराइल का, इजराइल के अकाट्यता की, इजराइल के महाशक्ति की सारी, जो ऐसे लोग वापस चले गए। देखिए, इजराइल का जन्म जो है वो यूरोपियंस के अपराध बोध से हुआ है, और वो स्वाभाविक है, अपराध बोध होना भी चाहिए उनको। वो एंटीसेमिटिज्म जो था, जो जिसका चरम पर गया, वो जर्मनी में, हिटलर की जर्मनी में, जो आदर्श है संघ का, हिटलर ने यहूदियों को जिस बर्बरता से मारा और जिस तरह से उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए, वो मानवता के इतिहास को कालिख पोती थी उसने। लेकिन उसका अपराध बोध जो यूरोप को हुआ है, वो यूरोप को अपराध बोध होने के बाद यूरोप अभी भी गिल्ट में, जर्मनी अभी भी, देखो जर्मनी की क्या चांसलर क्या कहते रहते हैं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको वो बात डिलीट करनी है, अंडू करनी है। लेकिन उसके लिए भुगतने के लिए पैलेस्टाइन को क्यों बलि दी है आपने अपने स्टेट में, यूरोप में देते जगह इजराइल के लिए, पैलेस्तीन को दिया भी आपने, तो 2 देश जो है, पैलेस्तीन अपना एक देश रहेगा, इजराइल अपना एक देश रहेगा, दोनों शांतिपूर्ण रहेंगे, पूरा अरब वर्ल्ड शांति से रहेगा। ये क्यों नहीं मानते आप? तो इसका मतलब जो जर्मन चांसलर ने कहा है अभी कि हमारे कुछ गंदे काम इजराइल करता है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, इससे बवाल हुआ जर्मनी में। तो जो गंदे काम करने वाला लोग हैं, उनके साथ हमारे मोदी जी हैं और आरएसएस हैं, तो वो कौन से अच्छे काम करेंगे? जो दुनिया के गंदे काम करने की ज़रूरत भारत को ना कभी पड़ी ना कभी पड़ेगी, लेकिन अभी पड़ रही है क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है। सही बात है। और इससे ये भी समझ में आता है कि जो रिश्ते हैं हमारे, पाकिस्तान से ख़राब थे, चाइना से ख़राब थे, अब ईरान से ख़राब हो चुके हैं। हम पैलेस्टाइन के लिए कोई भूमिका ले नहीं रहे हैं, यूएस में हमारा चलता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि अगर एप्पल इंडिया में आकर अपने सामानों को बनाता है तो हम एप्पल पे ही टैरिफ लगाएंगे। उसके साथ ही साथ सर ये देखा गया कि पिछले 11 सालों में ख़ास तौर पर ये जो हमारे आसपास के दूसरे देश थे, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इन सब से भी हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं ख़राब हुए। और अभी आप देखिए कि क्या हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद हमने हमारे एमपीज़ को चुना कि आप अलग अलग देशों में जाकर भारत की भूमिका को रखेंगे। ये अफ्रीका से लेकर तमाम देशों में गए, लेकिन इनमें से कोई भी, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना इंक्लूडेड, आपको जाना चाहिए था, अपने एमपीज़ को वहाँ पे भेजना चाहिए था कि ये भारत की भूमिका है।
ये जो आसपास के हमारे देश हैं वहां पर नहीं जाते हुए हम अफ्रीका और दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाकर कॉन्गो में गए हम लोग, कॉन्गो में गए हम लोग, लाइबेरिया में गए हम लोगों के एमपीज, क्यूबा में। और नहीं, सबसे बेहतरीन है कि ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स में भी शशि थरूर गए। क्या उन्होंने, मुझे जानना है। अब वो शशि थरूर तो इतने बह चुके हैं कि कल या परसों बयान दिया कि सबसे बड़ी एसेट भारत की मोदी जी है। भारत की सबसे बड़ी लायबिलिटी अगर आपको सबसे बड़ी एसेट लगती है तो क्यों ना आप एसेट में अपनी एसेट भी मिला लेते हैं। तो बात यह है कि भारत की विदेश नीति का कोई भविष्य नहीं है जब तक मोदी सत्ता में है। जितने जल्दी हो सके आरएसएस और मोदी और बीजेपी की सत्ता का पतन अनिवार्य है। बिना उसके भारत की विदेश नीति का उत्थान मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या ये जनता समझ रही है? हर रोज हम देखते हैं एस जयशंकर का चश्मा पहनकर। देखिए, जनता समझे ना समझे, जो है वो है। देखिए, जनता ये भी नहीं समझती कि 5 + 5 = 10, यानी 5 + 5 = 10। 5 और 5 10 होते हैं। ये अगर जनता नहीं समझ रही है तो क्या सत्य बदलता है? नहीं बदलेगा ना, 10 ही होगा ना। तो ये जनता समझती है नहीं समझती, से ऊपर वाली बात है विदेश नीति। जयशंकर की बात जहाँ तक की, उनको तो सुब्रमण्यम स्वामी वेटर कहते हैं। मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक अधिकारी है, पूर्व अधिकारी, पूर्व डिप्लोमेट है, और वो अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होके या कोई अलग उनके पिता पे अन्याय हुआ था उसके प्रतिशोध की भावना से वो मोदी जी से जुड़ गए हैं। जैसे नाज़ी पार्टी में कई ऐसे पर्सनल वजह से आए थे, वैसे ही तो मोदी जी ने उनको परराष्ट्र मंत्री बनाया, विदेश मंत्री बनाया। तो वो कहते हैं कि मोदी नहीं होते तो मैं विदेश मंत्री नहीं बनता। और ये स्वाभाविक भी है, इतना कमज़ोर आदमी को कौन विदेश मंत्री बनाता? कोई इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकता। मोदी जी के लिए यही काफ़ी है कि जयशंकर अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। शशि थरूर की भी वो यही योग्यता है, बाकी कुछ आता है नहीं आता है, मोदी जी अंदर जाते नहीं हैं। तो निर्मला जी की भी यही खासियत है, वो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं क्योंकि उसको इंग्लिश आती है। ऐसा अमित शाह का ये कहना है कि एक समय आएगा कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। वो गृह मंत्री नहीं, वो बाप बोल रहा था। तो बात समझिए कि जब बाप बोलता है तो बेटे को सुनना चाहिए, और जब गृह मंत्री बोलता है तो आपको सुनना चाहिए। तो उसका बेटा सुनेगा ये सब। तो बाबा ने मेरे लिए कितना कुछ किया, ऐसा वो कहेगा बाद में, ठीक है। अपने आप पे वो किया, लांछन खींचा, लेकिन ओढ़ लिया, लेकिन मुझे बचाने की कोशिश की। तो ये जो जयशंकर हैं, उनको विदेश नीति की, डिप्लोमेसी की, एक डिप्लोमेट का मतलब है एक राजनयिक अधिकारी को डिप्लोमेसी आती रहे ऐसा नहीं है। देखिए, डिप्लोमेट्स जो कैबिनेट में अंदर बैठ के प्रधानमंत्री के अंदर ही फर्स्ट सर्कल में जो होते हैं वो डिप्लोमेट, जैसे कि अक्सर थे, धर थे, वो अलग होते हैं, उनकी टाइप अलग होती है। मैंने कुछ दिन क्यों ना हो, लेकिन मैंने नटवर सिंह से साथ बात की कई बार, बिना वजह। मेरा कोई कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नटवर सिंह से हमारे एक मित्र के माध्यम से पहचान हुई, चर्चा हुई। तो वो जो कहते थे, वो देखिए, वो भी एक पूर्व अधिकारी ही थे। फिर उनको नेहरू, फिर इंदिरा जी वगैरह के विदेश नीति में उन्होंने माओ को मिले थे, उसके ऊपर किताबें हैं उनकी। तब पता चलता है कि किस तरह से पूरी विदेश नीति रोज इतनी पल्सेटिव एक्शन और इतनी फ्लूइडिटी से काम करती हैं कि आपको वक्त के नब्ज पे हाथ चाहिए। विदेश नीति वो नीति सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे डेंजरस नीति है। उसके लिए प्रधानमंत्री जो होता है उसकी वक्त के नब्ज पे हाथ चाहिए। देखिए, अभी खामेनी ने जो लीड किया ईरान को, क्या कुशलता से लीड किया। देखिए, ईरान की जीत सिर्फ सामरिक जीत नहीं है, ये राजनीतिक जीत भी है, कूटनीति की जीत है। उन्होंने सारे दोस्त साथ रखे और जो दुश्मन थे उनमें से कोई दुश्मन के दोस्त नहीं बनने दिए, है ना। ये कूटनीति की विजय है।
तो ये नफ्स पे हाथ रखना, फिर हर चीज़ को हर पल बदलना, ये मोदी जी की स्टाइल भी नहीं है, उनकी मेधा भी नहीं है, उनकी योग्यता भी नहीं है, उनके विदेश मंत्री की तो बिल्कुल नहीं है। उन्हें बस मधुबनी में अंग्रेज़ी में और अमेरिका में हिंदी में भाषण करना आता है, और उनके साथी बाकी देखिए एक से एक, निशिकांत दुबे, ये सारे जो लोग हैं वो विदेश, ये सारे इज़राइल की जो रोज़ नई नई मिसाइल लेकर सर पे हालत हो रही थी, उसके लिए सिसकते रहे, इतनी विदेश नीति इनमें थी। जब हाइफा पोर्ट का पूरा नुकसान हुआ, बंद हुआ, इज़राइल ने खुद बंद किया आधिकारिक तौर से, तब भी यहाँ अडानी झूठ बोल रहे थे कि हाइफा पोर्ट फुल, कुछ टेंशन ही नहीं, का हमारा काम चालू है। अरे आप कहाँ से चालू रखेंगे भाई, वो देश तबाह हो रहा है, आप इतना तो सब्र करिए। तो ये पैसे हमारे SBI के, आप हाइफा में अपने LIC के पैसे लगे हुए हैं, तो गए आप, जिंदगी के बाद भी मिलेंगे आपको, आप लीजिए, ये विदेश नीति है आपकी। लेकिन 11 साल में जो हमारे प्रधानमंत्री न जाने कितने देश में गए हैं, USA वो शायद 12 बार जा चुके हैं, 10 से 12 बार पिछले 10 वो मुख्यमंत्री थे तब से चाइना में 18 बार गए, लेकिन चाइना ने जब हमारी ज़मीन कब्जा लिया, अरुणाचल के गाँव के नाम बदले 30, तो वो उन्होंने कहा कोई गुस्सा नहीं, कोई घुसेगा नहीं। तो 18 बार जाने के बाद आप उस देश को थोड़ा भी अपना नहीं बना सके, तो उन्होंने उनका कुछ अपना बना के रखा होगा, ऐसा समझ में आता है। आपको लगता है कि 11 साल में कुछ फ़ायदा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो खास तौर पर टीवी मीडिया में हुआ ये सर, कि एक इमेज बनाई गई वर्ल्ड लीडर की, नरेंद्र मोदी की, कि वो सबसे कैसे मिल रहे हैं, सबके केंद्र में हैं। फिर एक तरीके से एक एजेंडा फैलाया गया कि पहली बार G20 भारत होस्ट कर रहा है, हालांकि वो समय समय पर आना ही था वो भारत में, लेकिन एक तरीके से लिखा गया। फिर हर किसी से हाथ मिलाना, हाथ नहीं डायरेक्टली गले मिलना, और ज़ोर ज़ोर से हंसना। अपने देश में जैसे ही पहुंचते हैं, ये कभी इनके मुंह से जो मुस्कान है वो गायब हो जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो हर किसी से हाथ मिला। नहीं, वो जो भाषा समझ में नहीं आती तो वो हंस के निभा लेते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि नहीं, और मुझे उनके भाषा आने ना आने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कई देशों के मुखिया जो है उनको एक ही भाषा आती है, उनकी मातृभाषा, लेकिन उससे आदमी की रुतबा, आदमी की डिप्लोमेसी पे असर नहीं होना चाहिए। बुद्धिहीन और भाषा एक आना, उसमें फ़र्क है। राजा रणजीत सिंह जो हमारे थे, जो अफगानिस्तान तक जिनकी सेना, जिनको ब्रिटिश भी डरते थे, उनको सिर्फ पंजाबी आती थी, क्या फ़र्क पड़ा उस भाषा को। लेकिन उन्होंने सारी अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सारी दुनिया को पंजाबी सिखाने नहीं गए वो, कि पंजाबी ही सीखो, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उस भाषा में उन्होंने ब्रिटिशों को भी मात दी, है ना। तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको भाषा नहीं आती तो आप पूरे डिग्निफाइड तरीके से हमारे प्रतिनिधि हो। आप, मुझे कई बार मोदी जी की हंसी को देखकर ये बुरा लगता है कि इस व्यक्ति को देखकर विदेश में मेरा, आपका और हमारा आकलन करते हैं लोग कि ये हिंदुस्तानी मतलब ऐसे, तो कितना बुरा लगता है। हमने इतनी किताबें पढ़ी, इतनी मेहनत की, इतना हमारे बाप दादा कुछ भी नहीं थे, जो भी है हम अपने मेहनत बलबूते पे जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी लड़के लड़कियां स्ट्रगल कर रही है, उनका आकलन मोदी जी की हंसी को देखकर होता है, जो भाषा समझ में ना आने के बाद हंसते हैं। ऐसा नहीं करना यार, आपके पास इंटरप्रेटर है, आपके पास ट्रांसलेटर है, उसको पूछना कि क्या बोल रहे हैं, ओके ये बात है मेरी, आप उनके सामने रखना, तो आप उनके सामने रखो, बस हंसने की क्या ज़रूरत है। तो इन 11 सालों में आप मानते हैं कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, हुआ है ना फायदा। नहीं, अडानी को हुआ है फायदा, अंबानी को हुआ है, अनिल अंबानी को इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है, और कई गुजराती व्यापारियों को फ़ायदा हुआ है, खुद मोदी जी को फ़ायदा हुआ है, शाह को फ़ायदा हुआ है। जय शाह तो भारत का मुझे लगता है युवा नेतृत्व है, तो इन लोगों को फ़ायदा हुआ है। सर देखो, किसी का नुकसान होता है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये सृष्टि, किसी का बहुत नुकसान होता है तो किसी को बहुत फ़ायदा होता है। तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का बहुत नुकसान हुआ, तब अडानी का बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपको मदर डेयरी भी मिलती है, कुरला भी मिलता है, देवनार भी मिलता है, सब मुफ्त में मिलता है, GST फ्री होता है, धारावी भी मिलता है, आपको कुछ भी आप जो बोलो वो मिलता है। एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिलता है, पोर्ट चाहिए पोर्ट मिलता है, LIC से पैसा LIC से पैसा, हाइपा पोर्ट
आपको SBI से पैसा अरुंधति भट्टाचार्य विदेश जाकर आपको कर्जा दे देती है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को मिलती है, तो 140 करोड़ को थोड़ा नुकसान तो सहना पड़ेगा ना भाई। देखिए, और भक्त लोग जो है, मोदी भक्त, वो 2016 के नोटबंदी से कह रहे हैं हमको कि देखो आपको तो सहना पड़ेगा ना देश के लिए। तो देश का मतलब अडानी है, ये समझने के लिए 10 साल जाने पड़े। अब 11वां साल चालू है, तो ठीक है। अब वहाँ सियाचिन में जवान बर्फ़ में खड़ा है, तो हमें अडानी के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। सही बात है। और जहाँ पर आपने ये कहा कि हमें जज किया जाता है इनके हंसी के आधार पर, उसी तरह से मुझे लगता है भारतीयों को इसीलिए भी जज किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग किस तरह से ट्रोलिंग करने लग गए। इंडिया से लोग जिस तरह से इजराइल के लिए लिखने लग गए, और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर इंडियंस खास तौर पर राइट विंग पॉलिटिक्स में लात मार रहे हैं इजराइल में, वहाँ पर आपको शेल्टर में नहीं ले रहे हैं, बंकर में नहीं ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि माए बाप हो आप। वो तो गुलामी है। देखिए, ये संघ के लोगों ने ब्रिटिशों की गुलामी की। अगर हिटलर आ जाता तो वो नहीं आया, नहीं तो भी गुलामी उसकी की। वो आता तो जर्मन के क्लासेस पुणे में शुरू कर दिए थे, लेकिन तो कितना वो गुलामी, अब इजराइल की गुलामी कर रहे हैं। कितना आयरॉनिक है सर, क्यों गुलामी करना चाहिए? लेकिन ये कितना आयरॉनिक है कि ये संघ जो हिटलर की भी तारीफ करता है, वही संघ अब इजराइल की भी तारीफ कर रहा है, और लोगों को जो भक्त हैं उनको शायद समझ नहीं आ रहा है कि ये एक दूसरे से ये तारीफ क्या है। मैं बताता हूँ आपको, ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। RSS हिटलर की तारीफ करता है क्योंकि वो बलवान लगा, इजराइल की तारीफ करने लगा क्योंकि वो बलवान लगा। वो दुर्बल को दबाना और जो बलवान है उसके सामने लेट जाना, यही RSS की परम फिलॉसफी है। इसके सिवाय कोई फिलॉसफी नहीं है उनकी। तो इजराइल और हिटलर में कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एंटीसेमिटिज्म बहुत बड़ा गुनाह है। यहूदियों को हिटलर ने जो किया है वो गलत है। हिटलर का नाम भी हमें लेना नहीं चाहिए, और यहूदियों के प्रति हमारी पूरी हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन इजराइल का भी बल प्रयोग जो है फ़लस्तीन पे, वो भी सहना नहीं चाहिए। ये सब समझने के लिए आपको मानवता, इतिहास, फिलॉसफी, इंग्लिश और लैंग्वेज सब कुछ आना चाहिए। इन लोगों को कुछ सीखना नहीं है, दूसरे को सीखने से मना करना है, और गोमूत्र और गोबर में पड़े रहना है। तो कैसे होगा ये? आपको विदेश नीति तक कहाँ तक ले जाएंगे यार? ये इनकी देश नीति अभी तक नहीं तय हो चुकी, तो विदेश नीति की क्या बात कर रहे हैं आप? इसका भविष्य में कितना असर आप देखते हैं? हर जगह से, US से ले लीजिए आप, या अदानी की वजह से तमाम देश, श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर केन्या से लेकर, अदानी की वजह से भारत और इन तमाम देशों के जो रिश्ते हैं वो खराब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॉन्गो। और अडानी कहता है कि मेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, मैं लिखूंगा अभी कितने गुनाह है और कहाँ कहाँ है, और कागज के साथ लिखूंगा। लेकिन इसका असर तो पड़ेगा ना सर, कि जैसे हमने अभी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पाकिस्तान पर हम। और आपको एक बात बताता हूँ मज़ेदार, और ये बात रूपक एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंट करती हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रम्प साहब को हड़काया वाली जो बयान दे रहे थे, 35 मिनट हड़काया, उनको कहा कि सीज़फायर हमने आपके कहने से नहीं, हमने अपने, वो सारी बातें कर रहे थे। तो भारत के विदेश सचिव के पीछे तिरंगा नहीं था, आपने देखा होगा। अच्छा। मार्क नहीं किया, आप देखिए वो वीडियो, उसके पीछे तिरंगा नहीं था। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में ऑस्ट्रेलिया से अडानी का CFO जो भाषण कर रहा था, जो झूठ था, वो उसके पीछे तिरंगा था। तो इसी में पता चलता है कि RSS, बीजेपी और मोदी की विदेश नीति और देश नीति क्या है, और हम किस तरफ जा रहे हैं। और अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी जो रिश्ते ख़राब हुए हैं ना, कितने सालों की मेहनत को पिछले 11 सालों में जिस तरह से ख़राब किया गया। पहले तो कोशिश की गई थी कि सबके साथ अच्छा बनने की, पाकिस्तान चले गए थे बिरयानी खाने के लिए, जब 2014 में आए थे। नहीं, वो उसको देखिए, उसको नीति का मतलब एक है, उसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसमें स्ट्रेटजी होती है, उसमें डिप्लोमेसी होती है, उसमें दूर की सोच होती है। ये अचानक कहीं उठ के कहीं जाना, इसका मतलब मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया वाली बात हो गई। वो नीति नहीं है, वो सनक है। नीति का मतलब अलग होता है, सनक का मतलब अलग होता है। विदेश नीति किसी की सनक से नहीं चलती। तो इससे अब
आगे क्या, मतलब अपने आप को फिर से ग्लोबल लेवल पर एस्टैब्लिश हमें फिर से करना पड़ेगा, यानी ये जो 70-75 साल के वो पानी में चली मोदी को सत्ता से उतारना, कुर्सी से उतारना, उनके मोदी और उनके साथियों को, ये पहला लक्ष्य है विदेश नीति में कामयाब हिंदुस्तान को होने का। मोदी के उतरने के बाद 10 साल लगेंगे फिर से भारत को प्रस्तापित होने में एक विदेश नीति में। 10 साल से ज़्यादा समय लगेगा, मेहनत बहुत लगेगी, और सारे मेधावी युवा और नेता इकट्ठे आकर काम करेंगे तो भारत की साख बनेगी और फिर से भारत विश्व विजयी हो जाएगा। नहीं तो भारत के लिए आने वाला समय अभी जो इजराइल की हालत हुई है उससे बदतर है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम विदेश नीति की बात क्यों कर रहे हैं। नंबर 1 ये कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद हुए तो हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है देश, तो ये एक अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि ये वही नेहरू वाला भारत है जो नॉन अलाइनमेंट की बात करते हुए दुनिया भर में 1947 के बाद 1953 से जब शुरुआत की थी, जिस भारत ने इसे लीड किया था, उस भारत के साथ कोई खड़े होने को अगर तैयार नहीं है, अगर हम केवल और केवल अदानी जहाँ जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उसके आधार पर हम देशों से दोस्ती या दुश्मनी तय कर रहे हैं, तो इसका भविष्य पर हम पर असर ज़रूर पड़ेगा। और राजू सर, वो जो आखिरी सवाल है वो मेरा आपसे यही है कि एक समय था जब साउथ एशिया में खास तौर पर इंडिया को एक सुपर पावर माना जा रहा था या इंडिया को एक इमर्जिंग पावर माना जा रहा था। एक ऐसे समय में जब चाइना बदल रहा था, चाइना बढ़ रहा था, मनमोहन सिंह के समय ऐसा माना जा रहा था कि जितनी ताकतवर चाइना हो रहा है वैसे ही ताकतवर भारत, हम हाथी और वो ड्रैगन, ऐसा माना जाता था। उससे अब यहाँ पर आ जाना कि अब हमारी तुलना पाकिस्तान से होने लग गई, पाकिस्तान से बराबरी होने लग गई, ये क्या दर्शाता है? और ख़ास तौर पर साउथ एशिया की अगर बात करें, जहाँ अगर हम हमारे आसपास के देशों के साथ भी इतनी दुश्मनी कर रहे हैं, तो दूरदृष्टि की अगर बात करें तो इसका तो असर हम सभी पर बहुत नहीं। अभी अब अपना ईरान मित्र नहीं रहा, इजराइल इतना दुर्बल हो चुका है अब कि अमेरिका के साथ दिए बिना इजराइल खड़ा भी नहीं रह सकता। रही बात, और वैसे भी देश को इतने बड़ी क्षति के बाद खड़ा रहने में बहुत टाइम लगेगा, तो इनकी मदद करते वो खड़ा रहे, वो सब बहुत अलग अलग बातें हैं, उसके अलग पहलू है, आगे जाकर आपको दिखेंगे। और सामरिक दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से और व्यापारी दृष्टि से दूर दूर तक हमारा कोई दोस्त ही नहीं है। देखिए, ईरान हमारा हम पे विश्वास आप रखेगा, क्यों रखे? अरब कंट्रीज़ में ने हमारी पूरी पॉलिसी देखी, वो भले ही गले लगाएं, भले ही बेस्ट ये दे दे, मेडल दे दे, देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करे, वो भारत के प्रधानमंत्री को करते हैं, मोदी को नहीं करते। इंदिरा की खुद की अपनी एक डिग्निटी थी, अपना दबाव था, उनके आने से एक दबाव बन जाता था, वो नहीं है ये। यासिर अराफत उस समय कहते थे, यासिर अराफत बहन मानते थे, फिडेल कैस्ट्रो मानते थे, ये सारे विश्व के बड़े नेता रोए हैं इंदिरा जी के जाने के बाद। खैर, लेकिन आपको मैं बात बताता हूँ कि ये जो स्थिति है वो अभूतपूर्व है भारत के लिए। विदेश नीति में हमारा एक भी दोस्त नज़र नहीं आ रहा है, हमारे दुश्मन बहुत है, पाकिस्तान तो है ही, चाइना हमको तोड़ने के लिए, हमें अलग करने के लिए, हमारी ज़मीन या हमारे जो रिसोर्सेस है वो काबू करने के लिए बहुत भारी शक्तियाँ, ताकतवर शक्तियाँ काम कर रही है। और अंदर से एक दिमाग लगा हुआ है अडानी जैसा, जो देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने जा रहे थे, आज से 11 साल पहले की बात है, इसी महीने में 10 दिन पहले, तब मोदी ने अपना प्रधानमंत्री पद का दावा ठोक दिया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ अंबानी अडानी आएंगे और वो पैसा लगाएंगे। तब ये हुआ था, अब वो कैसे हुआ वो ढूंढना ज़रूरी है पीछे जाके, लेकिन वो बाद में हम लोग कभी स्टडी करेंगे। आडवाणी के साथ, आडवाणी ने ये व्यवहार में कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि आडवाणी के साथ महाजन रहते थे, प्रमोद महाजन, और ये पैसे की व्यवस्था सारी प्रमोद महाजन देखते थे। प्रमोद महाजन का खून हो गया, हत्या हो गई, तो उसके बाद आडवाणी के पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो सारे बिजनेसमैन। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिसमें राजनाथ सिंह है, गडकरी है, ये लोग जो है, इन्होंने कू किया और कहा कि नहीं, जो पैसा लाएगा वही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन जो है वो आपकी क्वालिटीज़ पे नहीं हुआ, आपकी एलिजिबिलिटी पे नहीं हुआ, आप पैसा लाएंगे तो होगा। तो पैसा लाया
तो अडानी अंबानी को नहीं डिक्लेयर किया 1100 करोड़ वहीं पे कि मोदी जी पे लगाएंगे। तो आप समझिए कि देश एक तरह से इन्होंने उसी दिन खरीद लिया और बीजेपी ने वो दे दिया। बीजेपी का एक अकेले मोदी हमारे देश का गलत नहीं हुआ है, ये लोग सारे लोग जो है उनके कैबिनेट के जिन्होंने उनको उस तब साथ दिया था, अब सुब्रमण्यम स्वामी रोते हैं, लेकिन ये लोग सब लोग हैं। राम जेठमलानी ने माफ़ी मांगी आखिर, तो ये लोगों ने साथ देकर ये देश को इस राह पे खड़ा कर दिया कि देश का कोई दोस्त नहीं, अंदर दीमक लगा हुआ है अडानी अंबानी जैसे, और देश की अपनी संप्रभुता खतरे में है और देश के युवाओं को कोई भविष्य नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट हम भूल चुके हैं, गोबर गोमूत्र में हम रेंग रहे हैं, ये लेवल पे हम आ गए हैं और दुनिया ये सब कुछ जानती है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, फिर दुनिया कोई आईटी सेल के ट्रोल को पढ़ के या हरेंद्र जोशी को अपॉइंटेड वो गोदी मीडिया को पढ़ के वो नहीं करता, तय नहीं करता। उनके अपने सोर्सेस है, उनके अपने लोग हैं, तो लोगों को मालूम है इस देश में अब है क्या, ऐसा सोचते हैं। जब तक सत्ता बदलाव नहीं होता और वो बदलाव अच्छा होने के बाद 10 साल, कम से कम 5 से 10 साल मेहनत करने के बाद फिर देश बनेगा। ये जो हमारे पूर्वजों ने 70 साल मेहनत करके जो बनाया था वो मोदी, अडानी, अंबानी सब खा चुके हैं। थैंक यू, गुड बाय, टाटा। दर्शकों, जैसे कि आपने सुना और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे आपकी विदेश नीति बदलती है, आपका नेतृत्व बदलता है तो उसका आपके देश पर कितना असर पड़ता है। एक उदाहरण के साथ ही इसे ख़त्म करूंगा कि जब 26/11 भारत पर हमला हुआ था तब बराक ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव लाया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा आतंकवाद नहीं चलेगा। कट टू 2025 जब पहलगाम में हमला होता है और डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान, मैं मोहब्बत करता हूँ पाकिस्तान की ओर से दिए जाते हैं और फिर उनके आर्मी चीफ को बुलाया जाता है, उनके साथ में लंच किया जाता है और साथ ही साथ बार बार ये ऐलान किया जाता है कि मैंने दोनों देशों को ट्रेड दिया है, दोनों ही ताकतवर देश हैं। तो एक तरफ जहां आपके साथ में एक प्रेसिडेंट खड़ा होता है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा कुछ बदल जाता है कि आपकी बराबरी उससे होने लगती है जिसके ऊपर हमने लगातार पिछले 70-75 सालों से अपनी रोब, अपनी ताकत जमाई रखी थी। और मुझे लगता है जो आखिर में इनकी ओर से एक जवाब दिया गया, राजू सर की ओर से एक समरी बताया गया कि जब आपकी प्रायोरिटी आपके देश से ज़्यादा कुछ बिजनेसमैन होंगे तो उसका असर हम सभी को झेलना पड़ेगा और शायद इसका असर विदेश नीति में हम सभी को देखने मिल रहा है। अगर आप अब भारत से बाहर जाते हैं तो पिछले कुछ महीने में एक ऐसी छवि बनी है मानो जैसे इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा एरोगेंट अगर कोई है तो वह हम भारतीय हैं। हालांकि ये हर कोई भारतीय पर लागू नहीं होता, लेकिन जो राइट विंग पॉलिटिक्स है और साथ ही साथ जो भक्त हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस इमेज को तैयार किया है, इसका भी कहीं ना कहीं हम पर असर पड़ रहा है और विदेश नीति का असर तो पड़ ही रहा है। तो आज के इस डिस्कशन के जरिए हमने उन तमाम मुद्दों पर बात की है। ईरान इजराइल को आंख दिखा रहा है और अब पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने लग चुका है। सोचिए हम हमारे विदेश नीति में कितने नीचे तक गिर चुके हैं। यह गंभीर मुद्दा है और आज चर्चा हमने इस मुद्दे पर की है। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप मिले, आपने इस मुद्दे पर बातचीत की और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी गंभीरता से हमने चर्चा की है लोगों ने उतनी गंभीरता से सुनी, क्योंकि दर्शकों ये अहम मुद्दा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये संदेश हमारा पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते आए हैं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।